हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चौथे लेक्चर में जो है हसलर्स बैच का। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बूलियन लॉजिक को। अब इस लेक्चर में तुमको नाम से पता चल ही रहा होगा, हमें लॉजिक का अप्लाई करना है, तो थोड़ा दिमाग यूज़ करना होगा। तो तैयार हो जाओ अपने जो भी तरीका तुम्हें पसंद है पढ़ने का वो लेकर, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर। अभी लेक्चर को अंदर शुरुआत करने से पहले मैं तुमको बताऊंगा व्हाट इज़ बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़। सो एक बात याद रखना कि बाइनरी डिसीजन क्या होता है। तो अगर कोई भी डिसीजन है उसका आंसर या तो येस या फिर नो, यानी कि ट्रू या फॉल्स आने वाला है, तो उसे हम बाइनरी डिसीजन बोलेंगे। अब जो भी स्टेटमेंट्स होती है जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा उन्हें हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स बोलेंगे, या तो उन्हें हम ट्रूथ फंक्शंस बुलाएंगे। फिर जो रिजल्ट्स है ट्रू और फॉल्स, इन्हें ट्रूथ वैल्यूज़ बोला जाता है। फिर ट्रूथ वैल्यूज़ जो होती है हमारी, उन्हें डेपिक्ट करते हैं लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स से, जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एंड हम यहाँ पे फॉल्स के लिए 0 लेते हैं और ट्रू के लिए 1। अब ये ट्रू और फॉल्स कहीं तो स्टोर होगा, तो जो भी वेरिएबल्स इन ट्रूथ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं ना, उन्हें लॉजिकल वेरिएबल्स बुलाया जाता है या फिर बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स बुलाते हैं। अब बूलियन वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यूज में तुमको बोला 1 और 0 होती है। सो क्या क्या इसमें हमने देखा, सबसे पहले तो जो भी स्टेटमेंट है जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा उन्हें हम लॉजिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, ट्रूथ फंक्शन बोलेंगे। तो अब ट्रू और फॉल्स क्या है, ट्रू और फॉल्स ट्रूथ वैल्यूज है। एंड ट्रूथ वैल्यूज को डिपिक्ट किया जाता है लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स के द्वारा, जो ट्रू या फॉल्स या फिर 0 या 1 का यूज होगा। अब यहाँ पे 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। एंड यही वैल्यूज कहीं पे स्टोर्ड है, तो वो जिसमें स्टोर होते हैं उन्हें लॉजिकल वेरिएबल्स या फिर बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो डिसीजन जिसका आंसर येस नो या ट्रू फॉल्स में आने वाला है उसे हम बाइनरी डिसीजन बोलते हैं। अब इसी के आगे हम जो पढ़ेंगे अभी लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड ऑपरेशंस के लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होता है। एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स भी एग्जिस्ट करें, क्योंकि फंक्शंस है तो कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स अंदर। अब उसी को आगे क्वेश्चंस के लिए हमें थियरम, पोस्टुलेट और लॉज लगेंगे। एंड लॉजिकल सर्किट्स भी बीच में हमारे पास, लॉजिकल सर्किट्स के लिए लॉजिक गेट्स भी सीखना होगा। तो लॉजिक गेट्स और लॉजिकल सर्किट्स जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पहले 3 चीज़ें जो है, लॉजिकल फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स और थियरम, पोस्टुलेट, लॉज, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करते हैं लॉजिकल फंक्शंस से, जिनको हम साथ ही साथ कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तब जो भी स्टेटमेंट या ट्रूथ फंक्शंस उनको कंबाइन किया जाता है अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, तो उन्हें हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट बुला देते हैं, लॉजिकल फंक्शन। ऑब्वियस है ना, तुमने कोई स्टेटमेंट दी, अब उसके साथ कुछ ना कुछ ऑपरेटर लगा दिया, तो हम उसे कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर लॉजिकल फंक्शन ही बुलाएंगे। इसी के बाद साथ में ये भी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है कंबाइन करने के लिए लॉजिकल वेरिएबल्स को और लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स को, ताकि हमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी बनाई जा सके। तो तुम देखोगे लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल एक्सप्रेशन दोनों हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं लॉजिकल वेरिएबल्स को या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले तुमको एक चीज़, यानी कि ट्रूथ टेबल जो है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रूथ टेबल की मदद से ही आधी चीज़ें सॉल्व करेंगे। मतलब आगे जो भी एक्सप्लेनेशन एंड ऑल है उनमें हम पहले तो ट्रूथ टेबल यूज़ करेंगे और कुछ के अंदर एल्जेब्रिक वैल्यूज़ को। सबके एल्जेब्रिक का मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट तुम आगे देख जाओगे। ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल एक टाइप की टेबल होती है जो रिप्रेजेंट करती है सारी के सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को किसी भी लॉजिकल वेरिएबल या स्टेटमेंट की, जिसके साथ साथ सारे पॉसिबल रिजल्ट भी एग्जिस्ट करेंगे सारे कॉम्बिनेशन के। इन शॉर्ट, एक ट्रूथ टेबल में सारी कॉम्बिनेशन, सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज एक्स एक सिचुएशन है जिसमें तुम्हें गाड़ी चलानी है। अब वाई भी एक सिचुएशन है जिसमें गाड़ी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे हम ऐसा ले रहे हैं रिजल्ट में कि तुम गाड़ी चला पा रहे हो। तो हमने 0 का मतलब फॉल्स था, तो एक्स में हमने 2 0 रखे हैं कि तुमको गाड़ी अगर चलानी है तो 2, नहीं चलानी है तो उसके लिए 0 है, एंड अगर चलानी है तो उसके लिए 1 है। तो अब 2 इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारे को गाड़ी नहीं चलानी है, फिर भी ये तो हो सकता नहीं कि गाड़ी अवेलेबल है और नहीं है, तो उसके लिए भी हमने वाई में 0 रखा, 1 रखा। एंड अगर तुमको गाड़ी चलानी है तो भी 0 और 1 एग्जिस्ट करेगा। अब तुम गाड़ी चला रहे हो, ये एक ही सिचुएशन में होगा जब तुम्हारे पास गाड़ी अवेलेबल भी है और तुमको गाड़ी चलाने का मन भी कर रहा है, तो तभी तुमको यहाँ पे 1 मिलेगा। सो पॉइंट इज, यहाँ पे हमने चारों पॉसिबिलिटीज़ देख ली। पहली पॉसिबिलिटी ये कि तुमको गाड़ी चलानी भी नहीं और गाड़ी है भी नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि तुमको गाड़ी नहीं चलानी है और गाड़ी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि तुमको गाड़ी चलानी है लेकिन तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है। और चौथी पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे को गाड़ी चलानी है और तुम्हारे पास गाड़ी भी है। तो ट्रूथ टेबल में ये होता है कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, एंड साथ ही साथ उनका जो रिजल्ट होता है वो भी एग्जिस्ट करता है। हम गलत लाइन चलेगा, बट ठीक है।
अब यहाँ पे हमको दो स्पेशल केसेस मिलेंगे, जिसमें पहला है टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी का कहना है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी सिचुएशन है, उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होने वाला है या फिर सच होने वाला है। लाइक मेरा नाम हसन है, तो कोई भी अगर ऐसा कितने भी कॉम्बिनेशंस बना लो, इवेंचुअली आंसर मेरा हसन ही आने वाला है ना। तो द पॉइंट इज कि अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है जिसका आंसर हमेशा ट्रू होगा या फिर वन होगा किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसे हम टोटोलॉजी बुलाएंगे। एंड दूसरा होता है फैलेसी, जिसके अंदर ऐसा होता है कि अगर हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा या ज़ीरो आएगा सारी के सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम उसे फैलेसी बुलाते हैं। आगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा होगा, नॉट यानी ना बोलना है, और यानी दोनों में से कोई एक, और एंड यानी कि दोनों। हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं नॉट के साथ। अब नॉट ऑपरेटर जो है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करता है, और ऑपरेशन जो है जो नॉट ऑपरेटर के द्वारा करा जाता है उसे कॉम्प्लीमेंटेशन बुलाया जाता है। फिर इसी के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है विच इज़ बार। तो अगर मेरे को लिखना है नॉट ए, तो मैं ए लिखूंगा और उसके ऊपर बार बना दूंगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो है इसका एग्जाम्पल, अब देखो बाइनरी लैंग्वेज में तो दो ही होते हैं, या तो जीरो होता है या वन होता है। जैसे कि हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, तो अगर ट्रू का नॉट अगर तुम करोगे, मैं टी का नॉट करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरे को फॉल्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम टी और एफ को जीरो से कर रहे हैं, तो जीरो का अगर तुम बार करते हो, जीरो बार, तो ऑब्वियसली आंसर वन होगा। एंड वन बार करोगे तो इससे हम जीरो आंसर मिल जाएगा। अब साथ में इसको डिफाइन करने के अलग सिंबल्स भी, जैसे कि मैंने अभी जो नॉट ए था उसके लिए ए के ऊपर बार लगाया था, वैसे ही मैं ए के साथ में अगर ये जो हमारा अजीब सा कमर टूटा हुआ सिंबल है वो लगा दो, तो भी ये नॉट ए ही होगा। एंड साथ में तुमने सेट वाला जो मैथ में चैप्टर होता है उसमें भी देखा होगा, हम एक इन्वर्टेड कॉमा करते हो, इन्वर्टेड कॉमा, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये भी नॉट ए ही है, ए कॉम्प्लीमेंट इज लाइक नॉट ए। अब यहाँ पे मैं जो तुमको दो सिंबल बताया, जैसे कि जो ए और अजीब सा कमर टूटा हुआ सिंबल था, उसको हम पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ एक्स, और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा था उसको हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो हमको यूजुअली तुमको चैप्टर में तो बार ही यूज़ हुआ मिलाएगा, या फिर तुम्हें क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा। ये वाला सिंबल यूजुअली नहीं मिलता है, बट तुमको इस चैप्टर में और मेरे पीडीएफ में भी बार मिलेगा, या तो तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स वाला मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा नॉट ऑपरेशन, जिसमें मैं तुमको पहली लाइन में बोला कि वो एक सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, इसीलिए हमारा नॉट ऑपरेशन को सिंगुलर या फिर यूनरी ऑपरेशन भी बोला जाता है। हमारा अगला ऑपरेटर है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर जो है वो डिनोट करता है एक ऑपरेशन को जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एडिशन, और उसके लिए सिंबल प्लस का है। एंड एक बात याद रखना है कि और ऑपरेशन का सिंबल भले ही प्लस है, लेकिन हमारे जो नॉर्मल लाइफ में प्लस समझ, लाइक अगर मैं 5+2 बोलूँ तो हमारा आंसर 7 होगा, कि तुम दोनों को पूरा ले रहे हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। साथ में इसके दूसरे सिंबल्स भी है, ये एक थोड़ा सा अजीब यू है, फिर एक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला वी, और एक कैपिटल वी। अब यहाँ पे वही x प्लस वाई अगर तुमने लिखा है तो उसको रीड कर सको x और y, क्योंकि प्लस हमारा और को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल में बनाया हुआ हमने और के लिए, ताकि तुमको समझ आ सके। तो सपोज x एक सिचुएशन है जिसमें तुम्हारे पास चाय है, और y एक सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारे दोस्त के पास चाय है। अब जो पॉइंट इसके चाय होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास हो या तुम्हारे दोस्त के पास हो, फर्क नहीं पड़ता। तो हमने वही बना लिया वापस के x के पास पहली सिचुएशन है कि तुम्हारे पास चाय नहीं है और तुम्हारे दोस्त के पास भी नहीं है। सो क्या रिजल्ट क्या हुआ, चाय एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी सिचुएशन कि तुम्हारे पास चाय नहीं है लेकिन तुम्हारे दोस्त के पास है, तो तब तो चाय एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी ही तीसरी सिचुएशन में कि तुम्हारे पास चाय है पर तुम्हारे दोस्त के पास नहीं है, तो भी चाय तो एग्जिस्ट कर रही है, तो रिजल्ट हमारा वापस ट्रू आता है। और चौथे सिचुएशन में तुम दोनों के पास चाय है, तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि चाय एग्जिस्ट कर रही है। तो पॉइंट बीइंग, और ऑपरेटर में अगर तुम्हारा एक भी ट्रू है तो फिर तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो ट्रू ही आएगा। जैसे इसमें तुम्हारे दोस्त के पास चाहिए थी तो भी आंसर ट्रू आया, तीसरे में तुम्हारे पास चाहिए थी तो भी आंसर ट्रू आया, चौथे में दोनों के पास चाहिए थी तो भी ट्रू आया। सो अगर ट्रू एक भी बार एग्जिस्ट करता है तो फिर फाइनल आंसर भी तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। एंड इसी का उल्टा, थोड़ा सा उल्टा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा आसपास होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को डिनोट कर, उसका मतलब होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, एंड जो सिंबल का यूज़ करते हैं वो होता है एक डॉट, फुल स्टॉप हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में। अब तो वही है एक्स फुल स्टॉप वाई को हम रीड करेंगे एस एक्स एंड वाई। और यहाँ पे इसी का एग्जांपल दिया है, सिचुएशन दिया है कि ए जो है यानी कि तुम हो, तुम्हारे 90% आए हैं, और बी जो है यानी तुम्हारा दोस्त,
मतलब बी सिचुएशन, यानी कि उसमें अंदर ऐसा है कि तुम्हारा दोस्त है उसके भी 90% है। अब रिजल्ट हमको क्या चाहिए कि क्या दोनों के 90% आए हैं, हम क्या है दोनों के आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्या है, दोनों के आने चाहिए। तो पहली सिचुएशन हमने वापस बनाई कि तुम्हारे भी नहीं है तुम्हारे दोस्त के भी नहीं आए, तो इस बार तो किसी के आए नहीं है, दोनों के नहीं आए। दूसरी सिचुएशन में तुम्हारे नहीं आए बट तुम्हारे दोस्त के 90 आए हैं, तो वापस हमारा आंसर तो फॉल्स होगा क्योंकि तुम्हारे नहीं आए। तीसरी सिचुएशन में तुम्हारे 90 है बट तुम्हारे दोस्त के नहीं है, तो वापस आंसर फॉल्स होगा क्योंकि तुम्हारे दोस्त के नहीं आए। चौथे सिचुएशन में दोनों के 90 है, इसीलिए आंसर ट्रू आएगा। पॉइंट बीइंग एंड ऑपरेटर में तुम्हारी सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तो ही फाइनल आंसर ट्रू होने वाला है। फिर आ जाता है हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने थे, एक x था और एक y था, मतलब कितनी केसेस थी, 2 थी। और यहाँ पे इसलिए मैंने टोटल 4 मेरे पास रोज बनी है, तो वैसे यहाँ पे 2 था इसलिए मेरे पास रोज 4 है। सपोज 3 वेरिएबल होती, लाइक मैंने एक सिचुएशन सी भी डाली है, सॉरी यहाँ पे a x और b y का थोड़ा गलती हो गई है बट समझ गए ना तुम। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास तीसरा एक वेरिएबल भी होता एक्स वाई के साथ एक और जेड भी होता, तो यहाँ पे मेरी टोटल रोज जो होती ना वो होती 2⁻³ विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना तो फिर तुम्हारा 2⁻1 इक्वल्स टू 2 रोज बनने वाली है। अगर 2 है तो 2⁻2 यानी 4, और 3 है तो फिर वो 8 होगा, और ऐसे ही बढ़ते जाएगी। तो आते हैं हम हमारे लॉजिक गेट्स पे। सो एक गेट जो होता है उसका मतलब क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बेसिकली, जो ऑपरेट करता है एक या उससे ज़्यादा सिग्नल पे ताकि एक आउटपुट सिग्नल मिल सके। सिंपल है ना, एक गेट में क्या होता है, ऐसे तुम एक जगह से एंट्री लेते हो और दूसरी जगह से तुम आउट होते हो, तो वो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा सिग्नल्स वर्क कर सकते हैं ताकि एक आउटपुट सिग्नल मिले। अब इनको डिजिटल सर्किट्स बोलते हैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट सिग्नल या तो लो वोल्टेज होते हैं एंड या फिर हाई वोल्टेज होते हैं। अब जैसे तुमने ट्रू और फॉल्स में देखा कि ट्रू को हम 1 देते हैं और फॉल्स को 0, तो यहाँ पे लो वोल्टेज को हम 0 देते हैं एंड हाई वोल्टेज को हम 1 देते हैं। ये याद रखना क्योंकि आगे वो यूज़ हो रहा है। फिर गेट्स को हम साथ ही साथ में लॉजिक सर्किट्स भी बोलते हैं। सर्किट बनाना हम इस चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास 3 टाइप के लॉजिक गेट, इन्वर्टर गेट, और गेट और एंड गेट। एंड इन्वर्टर जो है वो बेसिकली एक नॉट गेट ही है। तो हम शुरू करते हैं इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट के साथ। तो इन्वर्टर एक ऐसा गेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल आता है। तुमने नॉट में भी देखा एक आता है और एक ही का आंसर मिल जाता है, तो एक ही इनपुट सिग्नल आता है और एक ही आउटपुट जाता है। तो अगर लो इनपुट आ रहा है तो हाई आउटपुट होगा, और अगर हाई इनपुट है तो लो आउटपुट होगा। हाँ, आउटपुट को कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, तुमने भी देखा नॉट के अंदर भी बोला ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। सो वही है कि कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं और उल्टा हो जाता है, लो है तो हाई हो जाएगा, हाई है तो लो हो जाएगा। एंड सिंबल तुम यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, एक ट्राइंगल बनाता है और उसके बाद एक छोटू सा हॉलो सर्कल। तो ये नॉट गेट का सिंबल था, याद रखना। अगला है हमारा और गेट। और गेट के अंदर तुम 2 या कम से कम 2 चाहिए, और 2 के बाद कितने भी इनपुट सिग्नल जो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटपुट सिग्नल एक ही होगा। एंड जैसे कि हमारा और ऑपरेटर में था, अगर तुम्हारा एक भी इनपुट सिग्नल ट्रू यानी कि हाई है तो तुम्हारा आउटपुट सिग्नल भी हाई होने वाला है। तो इसमें भी तुम देखो पहले वाले के अंदर कोई भी हाई नहीं था इसलिए हमारा फाइनल आंसर भी लो है, बट फिर अगर एक भी हमारे पास हाई आ जाता है तो हमारा फाइनल आंसर भी हाई है। अब सिंबल तुम यहाँ पे देख लो, ये लोग ने थोड़ा उल्टा सी बनाया है एंड देन इट्स लाइक एक छोटू सा आगे कर दे दिया। सिंबल तो इजी है, और गेट का ये भी तुम याद रखना। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा तीसरा विच इज़ एंड गेट। अब एंड गेट में क्या है, कम से कम 2 आ सकते हैं, उसके बाद कितने भी इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं एंड आउटपुट सिग्नल सिर्फ एक ही मिलेगा, और के जैसे सिचुएशन था। और यहाँ पे क्या है, अगर सारे इनपुट्स हाई है ना तो ही आउटपुट हाई होगा, वरना हमारा आउटपुट लो ही होने वाला है। तुम वापस ट्रूथ टेबल के अंदर देख ही लो, सिर्फ लास्ट वाली सिचुएशन इसमें हमारे पास दोनों इनपुट हाई है, हमारा आउटपुट हाई है, वरना बाकी सब के अंदर आउटपुट हमारा 0 यानी कि लो है। और यहाँ का सिंबल तो वो ये डी है लेकिन थोड़ा खींचा हुआ, तुम इसको बुलेट की तरह भी याद रख सकते हो। तो ये था हमारे 3 गेट विच वर नॉट, और एंड। और भी 3 हमारे पास गेट्स हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं। ये एकदम बेसिक पॉस्टुलेट्स है, अभी तक तुम पढ़ के इसको समझ भी गए होगे। पहले तो वो ये कि अगर x 0 नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होने वाला है, क्योंकि 2 ही है ना, 0 एग्जिस्ट करता है और 1 एग्जिस्ट करता है। तो अगर 0 नहीं हुआ तो 1 होगा, और 1 नहीं हुआ तो 0 होने वाला है। फिर हमारे पास और रिलेशंस का मतलब लॉजिक एडिशन जो तुमने पढ़ा अभी, कि अगर 0 + 0 है तो 0 है, फिर 0 + 1 में एक 1 है हमारे पास इसलिए फाइनल आंसर 1 है, फिर 1 + 0 में भी एक 1 है इसलिए फाइनल आंसर 1 है, और 1 + 1 में भी कम से कम एक 1 तो है ही, तो आंसर 1 हो जाता है। फिर एंड रिलेशंस, उसमें भी तुमने देखा था कि अगर एक भी तुम्हारे मतलब 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर सारे के सारे तुम्हारे 1 है तो फाइनल आंसर 1 है।
और चौथा कॉम्प्लीमेंट रूल्स, ये भी तुमने देखा कि नॉट 0 1 होगा और नॉट 1 0 होगा, क्योंकि दो ही एग्जिस्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अभी ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल जो है वो हम आगे भी यूज़ करेंगे। इसके अंदर बेसिकली कहना क्या है कि अगर तुम कोई भी बूलियन रिलेशन लेते हो, जैसे कि हमारी आगे जो रिलेशंस थी वो लेते हो, तो उससे एक और बूलियन रिलेशन डिराइव हो सकती है। तुमको बस 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि तुम्हें और को एंड से रिप्लेस करना है। दूसरा ये है कि एंड को और से रिप्लेस करना है, मतलब दोनों को एक्सचेंज कर दो और फिर 0 की जगह 1 लिख दो और 1 की जगह 0 लिख दो। तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा ना, जो रिलेशन मिलेगा, उसको हम ड्यूअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसका क्या यूज़ है ये तुम आगे देखते हो, बट अभी इन 3 चीज़ों को याद रखो कि और का एंड करना है, एंड का और करना है, फिर 0 और 1 को एक्सचेंज कर देना है। तो आगे हम देखते हैं बेसिक थियरम्स। यहाँ पे हमारे पास 10 थियरम्स है, एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। तो यहाँ पे तुमको जो चारों टेबल्स में जो तीसरी कॉलम लिखी है वो एक्चुअली हमारी मेन प्रॉपर्टी है। एंड आगे हम नोटिस करते हैं, पहले फर्स्ट टेबल हमारी देखते हैं। तो इसमें 0 हमने लिया, 0 के अंदर तो दोनों वैल्यू 0 होने वाली है, और x हमारा वेरिएबल है, यानी कि हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करना चाहते हैं। तो पहले 0 है, फिर 1 है, तो यहाँ पे 0 प्लस एक्स है, यानी कि और ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो 0 और 0, एक भी 1 नहीं है, आंसर 0। फिर 0 एंड 1, एटलीस्ट एक 1 आ रहा है, इसलिए आंसर 1 है। तो अब तुम नोटिस करो कि जो 0 प्लस एक्स है उसका आंसर हमारा 0 और 1 है, और ये और x दोनों सेम आ रहे हैं। ओके रुको, इसको इरेज करना है तो थोड़ा सा, इरेजर कहाँ है, ये रहा, हाँ। तो यहाँ पे तुम नोटिस कर पाओगे कि दोनों के दोनों हमारे पास सेम है। तो 0 प्लस एक्स इक्वल्स टू हमारे पास x मिल गया। सो पॉइंट इज 0 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये तुमको पहली प्रॉपर्टी भी दिख जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी का कहना है कि 0 मल्टीप्लीकेशन यानी 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे तुम वही देखो, 0 0 तो 0 आएगा, एंड यहाँ पे एक 0 आ गया, इसलिए फाइनल आंसर भी 0 है। एंड वाला हमने यूज़ किया है, तो 0 एंड x हमारे पास 0 0 दे रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 भी हो गया। अब तीसरा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 1 देखते हैं। तो इसमें हमने 1 और x लिखा है, तो 1 में तो दोनों 1 हो गए, x में सारे वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर में भी 1 तो आ ही जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम्हें 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 भी दिख रहा होगा। और हमारा चौथा 1 एंड x, तो इसमें हमको दोनों 1 चाहिए, लेकिन हमारा x की पहली सिचुएशन में एक 0 है, इसलिए वहाँ तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन दूसरे में क्योंकि दोनों 1 है, फाइनल आंसर 1 है। तो 1 एंड x भी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा x। ये तुमको टेबल में दिख ही रहा होगा, x और 1 एंड x सेम है। आगे हमारा इंडेम्पोटेंस लॉ। सो इंडेम्पोटेंस लॉ का कहना है कि हमारा x प्लस एक्स जो है ना, हमने यानी x और x, उसका आंसर भी x ही होने वाला है। क्योंकि तुम देखो ना, हमने वेरिएबिलिटीज ले ली, 0 लिया 1 लिया, 0 लिया 1 लिया, तो 0 0 तो ऑब्वियसली 0 ही देगा। 1 1 में भी एक 1 है, इसलिए आंसर हमारा 1 आ गया। एंड दिस इज सेम टू x, तो x और x इज इक्वल्स टू x। अब फिर हमारा x एंड x लेते हैं, तो इसमें भी तुम लो 0 और 0 जो है हमारा, उसमें एक भी 1 नहीं है, हमको तो सारे 1 चाहिए, तो एक भी नहीं है, तो आंसर 0 ही है। और नीचे वाली सिचुएशन में सारे के सारे 1 है, इसलिए वहाँ भी 1 आ गया। तो तुम्हें दिखेगा x एंड x इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। ये था हमारा इंडेम्पोटेंस लॉ। अब इन्वॉल्यूशन लॉ ये है। अब तुमने बचपन में मैथ्स तो पढ़ा ही है, तो मैथ्स में तुमने ये देखा होगा कि अगर तुम 2 बाय नेगेटिव्स आते हैं तो प्लस हो जाता है। तो वो ये कि x का x 0 एंड 1 हमारा, तो नॉट x 1 और 0 हो जाता है। तो अगर तुम नॉट x का भी नॉट करोगे तो आंसर 0 और 1 मिलने वाला है। तो नॉट x का भी नॉट, मतलब x पे अगर तुम डबल नॉट लगा दो तो फाइनल आंसर भी x ही मिलने वाला है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। सो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का क्या कहना है कि अगर तुम दो ऑपोजिट को, चलो एज्यूम करते हैं हमारे पास 1 है, टोटल 1 है, और एक वैल्यू है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 इज 0.6। तो ऑब्वियस है कि अगर तुम 0.4 प्लस 0.6 करोगे तो 1 मिलने वाला है, और तुम 0.4 और 0.6 के बीच में तुमको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पूरी अलग जगह है। मतलब यहाँ भी वही है हमारा कहना कि x जो है वो और नॉट x है, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरे प्योर ऑपोजिट्स है, तो दोनों मिला के हमें 1 दे देंगे। तुम यहाँ देखो 0 और 1 है, नॉट किया तो 1 0 हो गया। अब क्योंकि बीच में और है, तो इसमें एक 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एक 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाइनल आंसर भी हमारा 1 हो गया। एंड जो दूसरा है हमारा x एंड x, तो उसमें तुम देखो यहाँ 0 था, तो और यहाँ भी 0 था, हमको तो सारे 1 चाहिए थे, इसलिए दोनों सिचुएशंस के अंदर 0 0 आ जाता है। तो ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्रीज लॉ, जिसमें था x और x इज इक्वल्स टू 1, तुमको दिख ही रहा होगा, और x एंड x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे ही 0 आ रहे हैं। अगला है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ।
अब कॉम्यूटेटिव लॉ भी तुमने बचपन में मैथ के अंदर पढ़ा ही होगा। बेसिकली कहना है कि 1+2 इज इक्वल्स टू 2+1, तो यहाँ भी वही कहना है कि x+y इक्वल्स टू y+x। ये भी तुम देख ही सकते हो, ट्रुथ टेबल तुम्हारे सामने है, अगर ध्यान से देखना है तो पॉज करके देख लो, वरना ऑब्वियस है। और दूसरा मतलब ये है कि x एंड y इज इक्वल्स टू y एंड x, बस जगह बदल दिए ताकि आगे जब तुम कुछ करो एंड चेंज करना हो तुम क्लियरली कर सको। एसोसिएटिव लॉ भी तुमने पढ़ा था, जिसका कहना था कि अगर तुम पहले 1+2 करो और उसमें 3 ऐड करो, या फिर पहले 2+3 ऐड करो और उसमें 1 डालो, तो भी सेम आंसर आने वाला है। तो यहाँ भी वही कहना है कि अगर तुम x प्लस ब्रैकेट में y+z डालो या फिर x+y ब्रैकेट में रखो और उसमें बाद में z ऐड करो, तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला है, फ़र्क नहीं आएगा। एंड दूसरा मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पे ये लोग ने दिया हुआ है कि अगर तुम y/z का पहले एंड निकाल लो और बाद में एंड करो x, तो भी सेम आंसर आएगा। या फिर तुम x एंड y का पहले एंड निकालो और फिर बाद में z को एंड करो, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर तुमको यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है ना उसको नोटिस करो। तो हम इन दोनों जो लास्ट कॉलम्स है उसको इक्वल बता रहे हैं। सो हम एक एक करके कहते हैं, मैं तुमको बोला था ना, आप 3 वेरिएबल्स है हमारे पास x y z, तो 8 रोज होगी। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 क्यों? क्योंकि पहले तो हमने 4 x के ले ली, 4 0 ले लिए, 4 1 ले लिए। अब इसमें से भी 2 0 के अंदर y के अंदर भी 2 0, क्योंकि हमको आगे जाकर z की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ रखने, तो उसके लिए y के 2 0 चाहिए। अब y के 2 0 चाहिए तो x में 4 आने चाहिए ना, क्योंकि y के 1 भी एग्जिस्ट करेंगे। तो वो कॉमन सेंस है, तुम ऐसे करते गए। तो पहले क्या, हम सबसे पहले तुमको क्या ढूंढना है, y+z एक ढूंढना है, ताकि उसको बाद में हम एंड से कर सकें। तो हमने y+z निकाला, तो यहाँ का अब बेसिक है, तुम देखते जाओ। यहाँ पे एक 1 आ गया, इसलिए 1 होगा, 1 आ गया, वापस 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो ये हमने y+z का निकाल लिया। उसको हम एंड के साथ, मतलब x के साथ एंड करेंगे। y कौन सी दो को, एक x को और एक y+z को। अब उसका तुमको फाइनल आंसर ये वाली रो में मिल जाएगा। एंड तुम साथ में xy प्लस xz को निकालोगे, मतलब xy अलग से निकालोगे और xz अलग से निकालोगे, और उसका भी तुम और निकालते हो तो तुमको फाइनल आंसर मिल जाता है। तो पॉइंट इस फॉर्मूला ये लोग यही बता रहे हैं कि अगर तुमको दिया है x एंड ब्रैकेट में y और z, तो तुम उसको अलग कर सकते हो बाई सेइंग x एंड y और x एंड z। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो तुमने बचपन में भी किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर तुमको मैथमेटिकली वाला बता दूं तो तुम ये अगर है 3 × 4 + 5, तो तुम इसको 2 तरीके से कर सकते हो ना, या तो 4 + 5 9 × 3 कर दो 27, या फिर तुम 3 × 4 12 पहले करो, फिर 3 × 5 15 करो और 12 + 15 करो। वो यहाँ पे कहना है कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो। अब इसी के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दूसरा पार्ट भी जो है, इसको ये लोग ने एल्जेब्रिक फॉर्म में बताया है। इसका भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, मैंने बताया नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ट्रूथ टेबल खुद निकालो। इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए तो ईजी होगा। छोटे से एंड 3 है हमारे पास, इसलिए ऑब्वियसली 8 रोज आने वाली है। सो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, विच इज x+yz इक्वल्स टू x+y और x+z। तो इसके लिए हम RHS का इस्तेमाल करेंगे इनिशियली। तो जैसे हम खोलते हैं एक ब्रैकेट्स को वैसे ही खोलते हैं। तो x और y एंड x और z है, तो x पहले हो गया, तो x एंड x और x एंड z। यहाँ पे पहले x को x के साथ लिया, फिर इसी x को z के साथ लिया, फिर ये y को x के साथ लिया और y को z के साथ लिया, तो हमें ये मिलता है। अब तुमने ऊपर ये का लॉ पढ़ा, इंडेम्पोटेंस लॉ, तो उसमें क्या था, x एंड x, आंसर क्या होगा, x होगा। तो हमने अगले स्टेप में बस वही किया है। एंड फिर ये x और xy है, तो अभी तुमको इतना कॉमन तो होगा ना कि यार x को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे तुम नीचे वाली लाइन में वही क्या, x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1+y। बाकी सबको हमने अभी इंटैक्ट रखा है, उनको छेड़ नहीं रहे हैं। तो 1+y बचा अंदर। अब इससे तुमने इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ 1 में ही पढ़ा था कि 1+x जब किया था आंसर 1 है, तो 1 और y भी आंसर 1 ही होने वाला है। तो वापस x एंड 1 प्लस जो था इंटैक्ट रखा है। वापस तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में पढ़ा था कि 1 एंड अगर कुछ भी है तो वो कुछ भी तुम्हारा आंसर होने वाला है। तो x है हमारे पास, तो x रह गया, फिर xz और yz है। वापस हम x कॉमन लेंगे जो हमने ऊपर y के साथ किया था, वही कॉन्सेप्ट लगाया। तो x है और ब्रैकेट के अंदर 1 और z, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 का वापस यूज़ किया हमने, तो 1 और z इज इक्वल्स टू 1। तो x एंड 1 है हमारे पास, तो x एंड 1 का भी आंसर x आ गया, yz वैसा ही है, एंड x और y एंड z, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया जो LHS था। तो ये फॉर्मूला भी तुम यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आगे जाकर, दैट अगर तुम्हारे पास x है और के साथ एंड y एंड z एंड में है, तो तुम x को y के साथ एंड कर लो और x को z के साथ एंड कर लो, सॉरी और कर लो, और बीच में एंड लगा देना। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ,
एब्जॉर्प्शन लॉ तुमको ऐसे नाम से लग रहा हो ना कि हम कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही है, एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्स वाई हम बाद में निकाल रहे हैं क्योंकि हमको एक्स प्लस एक्स वाई निकालना था। तो वही तुम देख लो, बेसिकली तुमको दिख रहा होगा ना कि एक्स प्लस एक्स वाई जो था हमारा वो एक्स के इक्वल आ रहा है। द पॉइंट इज यहाँ पे हमने एक्स वाई जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है अंदर। तुमने एक्स वाई निकाला है तो तुम एंड कर रहे हो तो सिर्फ एक सिचुएशन में वन मिलेगा, और फिर तुम एक्स वाई को ही एक्स के साथ और करा है तो यहाँ पे तुमको लास्ट दो सिचुएशन मिल रहा है, तो तुमने एक्स वाई को ऑब्जॉर्ब कर लिया। आई गेस तुम इसका मतलब शायद अभी भी नहीं समझोगे, मैं एक और बार बोलता हूँ। तुम एक वेरिएबल को ले रहे हो और उसको और कर रहे हो किसी एक मल्टीप्लिकेशन के साथ जिसमें तुम्हारा किसी एक एंड के साथ जिसमें तुम्हारा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुमको दोनों में एक्स एग्जिस्ट जो कर रहा है ना। या फिर इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो जहाँ हमने पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एक्स को कॉमन ले लो, तो जब तुम एक्स कॉमन लोगे तो एक्स कॉमन और अंदर वन प्लस वाई बचेगा। तो अगर तुम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाई लगाते हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन लगाते हो, तो वन प्लस वाई का आंसर वन आने वाला है, तो एक्स एन वन मिलेगा तुमको। तो एक्स एन वन क्या होता है, एक्स होता है। तो वो एब्जॉर्प्शन लॉ था, ये लोग बस ऐसे बताने के लिए बता दिया है। फिर हमारा लास्ट है विच इज़ थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसके अंदर हमको ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो x प्लस नॉट एक्स वाई है वो इक्वल होता है x प्लस वाई के। फॉर्मूला आगे यूज़ होता है इसीलिए ये लोग ने बना के रख दिया है। तुमको अगर डिराइव करना है डिराइव कर सकते हो, याद रखना याद कर दो। ट्रूथ टेबल तो तुम्हारे सामने है, बट मैं सजेस्ट करूँगा खुद बनाओ। अब साथ ही साथ ये लोग ने इसी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म बताया है कि LHS जो है, क्योंकि देखो एल्जेब्रिक फॉर्म ना कॉन्सेप्ट के लिए काम आता है, तो इसके लिए यहाँ पे इसको पढ़ो। तो x प्लस नॉट एक्स एंड वाई है हमारे पास। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस हम किसी भी चीज़ को वन के साथ एंड कर दो तो हमको आंसर x ही मिलने वाला था। तो x एंड वन का आंसर x है, तो यहाँ पे हम फ्रीली लिख सकते थे, तो वो किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको पिछला तुमने लगाया था ना कि सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने सॉरी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई नहीं, अब तुमको ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ वन में बोला था कि वन और कोई भी वेरिएबल है आंसर वन ही आने वाला है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने फ्रीली वन वाई लगा दिया। देखो मैथ में यही होता है बेसिकली, तुम ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ा होगा, तुमने देखा उसमें तुम कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाल रहे थे, तो वैसे ही हमने इसके अंदर भी प्लस वाई और वाई यानी कि लगा दिया है। तो अब इसी के अंदर हम वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो एक्स एंड वन और एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वन का आंसर तो एक्स ही आने वाला था जो हमने लिखा है, एंड एक्स एंड वाई ये रहा। अब तुमको एक एक्स एंड वाई दिख रहा है और एक नॉट एक्स एंड वाई दिख रहा है, तो ये दोनों में से तुम वापस वाई को कॉमन ले सकते हो जो ये इन्होंने किया। और बाद में तुमको मैंने बोला ही था कि एक्स और नॉट एक्स दोनों का मतलब जब और लगा रहे हैं तो आंसर वन आने वाला है। तो वाई एंड वन क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, वापस आंसर है वन, और फाइनल सॉरी वापस आंसर है वाई, तो हमको फाइनल आंसर हमारा मिल गया एक्स और वाई। इसके बाद आता है हमारा डी मॉर्गन्स थियरम। ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट दो थियरम है जो यूज़ हो गए। पहला थियरम कह रहा है कि अगर एक्स और वाई जो उसका पूरा नॉट लगा दो वो इक्विवेलेंट होगा, आई मीन इक्वल होगा नॉट एक्स और नॉट वाई के। तो हम उसी को आगे देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए ना हम थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि अगर ये ट्रू होता तो हमारे को दो चीज़ें मिल जाती। दैट सपोज ये हमारा एक्स प्लस वाई का नॉट है, अगर हम इसी पे नॉट लगा दें यानी कि जो हमारा बस एक्स प्लस वाई बचेगा वो ऑपोजिट होगा नॉट एक्स एंड नॉट वाई के। तो हमने वही किया है कि अगर दोनों ऑपोजिट है तो इनका और वन आने वाला है, जो हमारे बेसिक अभी आगे कॉम्प्लीमेंट्री लॉज पढ़े थे उसी को अप्लाई किया है। तो हम बस इसी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को प्रूव करने वाले हैं ताकि हमारा थियरम प्रूव हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हुए हमारा एक्स और वाई प्लस ये जो है इसको हम थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक जो हमने एक और लॉ पढ़ा था ना कि बीच में और है और फिर एंड है तो उसको साथ में लगा दो, तो वही किया है एक्स प्लस वाई प्लस नॉट एक्स इतना निकाला और फिर उसको एंड कर दिया हमने एक्स प्लस वाई और नॉट वाई को, और बीच के अंदर हमने एंड लगाया। तुमने पीछे ही लॉ पढ़ा था, थोड़ा स्किप कर लो तुमको मिल जाएगा। ये साथ में नोट्स बना रहे हो तो तुम्हारी नज़र के सामने लिखा होगा, थोड़ा तो ध्यान दो। और फिर वही हमने उसी को आगे करा, जो बीच में ब्रैकेट था उसको खोल लिया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। फिर तुम्हें एक्स दिख रहा है नॉट एक्स दिख रहा है, दोनों का एडिशन वन होने वाला है, मतलब दोनों का और वन होने वाला है। फिर तुमको वाई भी दिख रहा है नॉट वाई भी दिख रहा है, ये दोनों का भी और वन होने वाला है, तो हमें मिल जाएगा वन और वाई एंड एक्स और वाई।
अब क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ वन वापस, कि अगर तुम किसी को भी वन के साथ और करते हो तो आंसर वन ही होने वाला है, तो इसका भी आंसर वन, इसका भी आंसर वन, सेम है, तुम्हारा फाइनल आंसर वन हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को भी प्रूव कर लेंगे। उसके अंदर भी बीच में एंड था, तो हमने इसको काइंड ऑफ बस उल्टा कर दिया। ये देखो, ये सेम ही चीज़ है, बस इसको उल्टा लिखा है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इन्होंने यूज़ किया कि नॉट एक्स एंड नॉट वाई एंड एक्स प्लस नॉट एक्स एंड नॉट वाई एंड वाई। तो अब इसी के अंदर तुमको एक x दिख रहा है और एक नॉट x दिख रहा है, दोनों एंड में है, मतलब क्या होगा, आंसर जीरो आने वाला है। और तुमको दूसरी पार्ट में y दिख रहा है और नॉट y दिख रहा है, तो इनका भी एंड जीरो आने वाला है। अब जीरो की प्रॉपर्टीज़ में तुमने देखा था कि जीरो को किसी के साथ भी एंड करो आंसर जीरो मिलेगा, तो यहाँ भी फाइनल आंसर तुम्हारा जीरो हो जाता है। तो क्योंकि हमारे ये दोनों के प्रूव हो चुके हैं, तो हमारा फर्स्ट थ्योरम भी प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारा डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, विच इज़ बेसिकली दो अगर तुम्हारे पास वेरिएबल्स उनको और में रखा है एंड पूरे का नॉट है, तो वो इक्वल होगा दोनों के इंडिविजुअल नॉट के एंड के बराबर। और इसी तरह हमारा सेकंड थ्योरम भी जो है वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स एंड में है तो उनका नॉट इक्वल होगा दोनों के इंडिविजुअल के नॉट्स के और के बराबर। तो वापस यहाँ पे हम रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर हम एक्स वाई जो है उसके नॉट की जगह नॉट हटा दे तो वो नॉट एक्स और नॉट वाई का उल्टा हो जाएगा, यानी उनका नॉट एग्जिस्ट करे, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो उसी को ये लोग ने वापस सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तुम देख लो यार खुद से, तो हो ही पाएगा ना, क्योंकि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ के यहाँ पे बस ब्रैकेट्स लगा दो एंड आई थिंक इज पूरी क्लियर हो जाती है। ये लोग और जो और वाली साइन है उसको इंडिविजुअली एक्स के साथ रख देंगे, इंडिविजुअली वाई के साथ रख देंगे, बीच में हमारे पास एंड आ गया, फिर वापस कॉम्प्लीमेंट्स दिख रहे हैं एंड फाइनल आंसर इज़ वन। और इसी तरह सेकेंड पार्ट के साथ भी हम डील कर सकते हैं एंड तुमको आंसर जीरो मिल जाएगा, विच प्रूव्स आर डी मॉर्गन का सेकेंड थियरम। अब डी मॉर्गन को हम डी मॉर्गनाइजेशन भी उसके साथ एक और बात है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये लोग का एक मोटो कहते हैं इसको, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। बस लिखा था इसलिए मैं सोचा यहाँ पे डाल देता हूँ, बट बेसिकली करना है क्या, तुमको जो भी फंक्शन दिया है ना उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। एक काम करते हैं, एक लाइव करके बताता हूँ मैं। तो सपोज तुमको दिया है ए प्लस बी नॉट सी, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है कि इसको पूरे को कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अब यहाँ पे जो भी एंड है ना उनको और बनाना है हमको, तो पहले कॉम्प्लीमेंट तो कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए है तो प्लस की जगह एंड आ जाएगा, नॉट बी तो नॉट है हमारे पास, और उसके बाद जो बीच में एंड था उसकी जगह मैंने प्लस लगा दिया और सी हो गया एंड इस पूरे के ऊपर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अब फिर ये जो इंडिविजुअल्स थे ना उनको भी हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वापस हमारे पास जो फाइनल मिलना चाहिए डी मॉर्गनाइजेशन के बाद, नॉट ए एंड बी और नॉट सी, और इस पूरे के ऊपर भी हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। तो ये था डी मॉर्गनाइजेशन, काइंड ऑफ इसको शॉर्टकट समझो। तो जब तुम इस मेथड से सॉल्व करोगे ना, हमारे पास ये जो था हमारा ओरिजिनल ए प्लस नॉट बी सी, इसके साथ जब तुमने डी मॉर्गनाइजेशन किया तो तुमको ये मिला, एंड अगर तुम बाकी लॉज लगाओगे ना तो भी फाइनल आंसर यही मिलने वाला है। सो इसको एक तुम एक शॉर्टकट समझो। अब शॉर्ट में ये लोग ने थोड़ा और दे दिया है साथ में कि अगर तुमको कॉम्प्लीमेंट ढूंढना हो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन का, तो ये करो कि तुम ड्यूअल फॉर्म लिखो, वेरिएबल स्लैप करो और कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब वही है ना यार, सिंपल से लोग ने एग्जांपल लिया है, चलो हम देख लेते हैं। हमको एक्सप्रेशन दिया है ए प्लस ए और बी एंड नॉट सी और डी एंड नॉट ए, तो अब उसका ड्यूअल करेंगे। ड्यूअल के अंदर क्या करना था, सारे और उसको एंड करना था जो लोग ने किया, फिर जो एंड थे उसका और करना था वो भी कर दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे। तो इसको हमने क्या किया, वेरिएबल्स जो थे उनका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ए का नॉट ए हो गया, बी का नॉट बी हो गया, सी नॉट सी का सी हो गया, डी का नॉट डी हो गया और नॉट ए का ए हो गया। ये था रिजल्ट। अब इसी पे ये जो ओरिजिनल था ना हमारा ए प्लस बी नॉट सी प्लस डी नॉट ए, उसी पे ये लोग ने डी मॉर्गन्स लॉज को अप्लाई किया, तो अभी हमको फाइनली जाकर ये आंसर मिलने वाला है। तो कहना ये है कि हम कॉम्प्लीमेंट ढूंढ सकते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल की मदद से भी। यहाँ पे ये वाला लेक्चर तो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हमको थोड़े 3 और लॉजिक गेट्स को पढ़ना होगा एंड उसके बाद हम लॉजिक सर्किट्स पढ़ने के लिए जा सकते हैं। वेट फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर।